हेलो वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है। आप लोग लगातार न्यूज़ रिपोर्टिंग देख रहे होगे, न्यूज़ चैनल्स देख रहे होगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे और उसमें अफ़गानिस्तान का जो क्राइसिस है वो उभर के आ रहा है। इनफैक्ट कल तो कुछ इंडियंस को भी अफ़गानिस्तान से लाया गया था, उनके इंटरव्यूज़ भी आपने देखे होंगे। अफ़गानिस्तान की बहुत ही फेमस फिल्म प्रोड्यूसर जो कि सड़कों पे भागती हुई दिखाई दी अफ़गानिस्तान के, उनका वीडियो वायरल हुआ। तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। इनफैक्ट आपने ये भी सुन लिया होगा कि अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी, वो अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए हैं। तो क्या है ये मुद्दा? कौन है ये तालिबान? कहाँ से ये तालिबान आए? किन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी? किस तरीके से इतने पावरफुल हो गए कि आज के समय उन्होंने जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, अफ़गानिस्तान की जो सबसे बड़ी सिटी है काबुल, जहाँ पे सबसे अधिक ज़्यादा लोग रहते हैं, लगभग 42 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पर, सभी बड़े देशों की एम्बेसी वहाँ पर है। एम्बेसी से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अफ़गानिस्तान से जो पिक्चर्स आ रही है वो वाकई में काफ़ी डरावनी है, भयावह है। और सभी देश, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन भी शांत बैठा हुआ है। तो देखते हैं भारत का स्टैंड क्या है, दूसरे देशों का स्टैंड यहाँ पर क्या है, क्या एक्चुअली मुद्दा है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है तालिबान पे। हमको देखना है इनकी बिगनिंग कहाँ से होती है और आज के डेट में इनकी क्या कंडीशन है, और नए जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब आज कल डिक्लेयर किया गया 16 अगस्त को कि नए प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं अफ़गानिस्तान के। तो उन सारे बिंदुओं पे आज हमें बात करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आज का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आज क्या दिक्कत चल रही है। तो अगर मैं बात करूं 2020 में, इन 2020, आप सभी जानते हैं तालिबान जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आतंकवादी संगठन है जो कहाँ का है, अफ़गानिस्तान का है। ये बात आप सभी को पता है। अब अफ़गानिस्तान का जो तालिबान संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है, जहाँ पर वो दूसरे फॉरेन कंट्री के मिनिस्टर से, दूसरे देशों के साथ जो कन्वर्सेशन होती है, तो इनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है और जो तालिबान का लीडर है वो कहाँ पर रहते हैं, तो कतर की कैपिटल दोहा में। आप देख सकते हैं ये छोटी सी इस्लामिक कंट्री है कतर, और इसकी कैपिटल है दोहा, और यहाँ पर ही तालिबान का पॉलिटिकल या राजनयिक ऑफिस है, जहाँ पे वो दूसरे देशों के साथ वार्ता करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो यहीं कतर दोहा में तालिबान का जो संगठन है, मतलब यूएसए और अफ़गानिस्तान के बीच में यहाँ पर मीटिंग होती है 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर तालिबान, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे आतंकवादी संगठन है अलकायदा वगैरह, अगर उनका साथ छोड़ देता है तो हम अपनी फोर्सेस को, मतलब यूएसए कह रही है कि हम अपनी आर्मी को जो है वो अफ़गानिस्तान से बाहर ले जाएंगे, ऐसा यूएसए को कहना है। ऐसा यूएसए क्यों कह रही है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है कि अमेरिका ने लगभग $2 ट्रिलियन अभी तक यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी को रखने में खर्च कर चुकी है। तो यहाँ पे अमेरिकन का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान, ठीक है, अगर आपको कुछ ईगो इश्यूज़ था कि 2011 में 9/11 का अटैक किया गया था, आपने उस बात का बदला ले लिया, अगर आपको कोई ईगो इशू था तो वो भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर इतना बड़ा खर्चा, वो भी ऐसा देश जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, किसी दूसरे देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी इतनी बड़ी सेना जो है वहाँ पे रख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अगर अलकायदा के साथ आप पूरे अपने रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं, आप टेररिस्ट एक्टिविटी से बाहर हो जाते हैं, तो हम अपनी आर्मी को, यूएसए की आर्मी को जो है वो अलग कर लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे अफ़गानिस्तान के साथ, ऐसा इन्होंने कहा था। और जो 9/11 आने वाला है अभी 2021 में, उसके पहले पहले हम अपनी आर्मी को अलग कर लेंगे। ठीक है, ये बातें की गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो भी बातें थी, जो भी पॉलिसी थी, उनको ही आगे एक्सटेंड किया किसने? जो बाइडेन ने। तो जो बाइडेन ने डिक्लेयर किया कि 31 अगस्त से पहले जो है हम अपनी आर्मी को विथड्रॉ कर लेंगे, कहाँ से? अमेरिका से। तो बिल्कुल ये काम चल ही रहा था और बस 15 अगस्त तक ही बात पहुँच पाई थी और ये सारी इंसिडेंट आपको नज़र आने लगी। तो आइए हम समझते हैं कि क्यों आर्मी रखी थी अमेरिका ने, वो सारी बातों पे भी हम चर्चा करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 20 सालों से जो यूएसए आर्मी है वो अफ़गानिस्तान में थी, और जो कि आर्मी अब जो है वो लीविंग कर रही है। तो या तो आपका ईगो इशू था
ठीक है, तो आपने अगर फुलफिल कर लिया तो वेल एंड गुड। अगर आप अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी करना चाहते थे, तालिबान की पहुंच को कम करना चाहते थे, तो यूएस आर्मी एकदम अनसक्सेसफुल है। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही किरकिरी जो है वो यूएसए की अभी देखने को आपको मिल रही है। तो आइए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको देखने को मिला कि 15 अगस्त को पहले जो तालिबान था, तालिबान ने पहले जो बाउंड्रीज थी अफगानिस्तान की, जो बाउंड्री सिटीज़ थी, बाउंड्री में जो कंट्रीज़ थी, सिटीज़ थी, पहले उनको कैप्चर किया और फिर धीरे धीरे एकदम स्पीड ऑफ लाइट से ये लोग आगे बढ़ते गए। और फिर जो सबसे पॉपुलस या सबसे डेंस सिटी थी काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल भी है, 15 अगस्त को आप देखेंगे अफगानिस्तान की कैपिटल पे भी तालिबानों का कब्जा हो गया। इस तरीके से पूरे के पूरे अफगानिस्तान में जो कब्जा हो चुका है अब तालिबान का हो चुका है। यहाँ तक जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट हाउस जो कि काबुल में था, वो इन लोगों ने कैप्चर कर लिया, वहाँ पे अपना वाइट कलर का फ्लैग भी होस्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर जो इनके प्रेसिडेंट थे अशरफ गानी, वो भी देश छोड़कर चले गए। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और ये सारे क्राइसिस का इंडिया पे क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, आइए इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कहानी थोड़ी पहले से शुरू करनी पड़ेगी हमको। देखते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो मैं कहानी शुरू कर रही हूँ आपको 1970s से। मैं कहानी कहाँ से शुरू कर रही हूँ, इसके पहले की कहानी हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो हम 1917 से कहानी शुरू कर रहे हैं, जब द कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर सभी लोगों ने सुना होगा, एक शीत युद्ध के बारे में। किसके बीच में चल रहा, उस समय दो पावर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, जिसको आप सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों कंट्री उस समय बहुत पावरफुल थी और बहुत सारी कंट्रीज को ये कैप्चर करना चाहते थे, अपनी पावर को और इन्हांस करना चाहते थे। कौन? यूएसए और यूएसएसआर। तो आपको ये ब्लू कलर का स्टफ, ये पूरा रीजन जो है वो यूएसए के था और ये पूरा यूएसएसआर के कंट्रोल में था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट कंडक्ट कर रही थी, नॉन अलाइंड कंट्री थी, जिनमें इंडिया भी था, अफगानिस्तान भी था। ना हम यूएसए को सपोर्ट करते हैं, ना हम यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं, मतलब हम सेपरेट हैं। ठीक है, तो एक कोल्ड वॉर शुरू हुई थी और कोल्ड वॉर सिर्फ इतना कह रही थी कि हम अपने एरिया को एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी बीच में फंस गया कौन? अफगानिस्तान। इसी कोल्ड वॉर में कौन फंस गया? अफगानिस्तान। तो आइए हम अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उस समय 1917 में अफगानिस्तान में दो पार्टीज हुआ करती थी, एक थे इस्लामिस्ट और दूसरे थे कम्युनिस्ट। दो पार्टी यहाँ पर हुआ करती थी। अच्छा, मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम और इस्लामिक कंट्री में डिफरेंस होता है। आप बोलते हैं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, ओके, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इस्लामिक एंड मुस्लिम कंट्री? दोनों में पॉपुलेशन जो होती है वो इस्लाम धर्म के लोगों की होती है, ये बात सही है। मुस्लिम कंट्रीज वो होती है जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम है, लेकिन वो बहुत लिबरल है, जहाँ पर आपको वेलफेयर देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज कौन होती हैं? इस्लामिक कंट्रीज़ वो होती है जहाँ पे पॉपुलेशन तो इस्लाम की है, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कट्टरवादी होते हैं। साथ ही साथ जो कुरान शरीफ की जो भी बातें हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली जो फॉलो करते हैं, कि गर्ल्स एजुकेशन को अलाउ नहीं करेंगे, बुर्का हिजाब पहनना ज़रूरी है। तो वो सारी कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्री कहलाती। तो अफ़गानिस्तान आज के समय में एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। 1917 की बात हो रही है और अफगानिस्तान में उस समय दो पार्टीज़ हैं, एक इस्लामिस्ट है और दूसरे कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, दो पार्टी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर उस समय यूएसएसआर का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है। सोवियत यूनियन, बहुत सारी कंट्रीज़ आपको पता है यूएसएसआर के कंट्रोल में थी, तो उसका इन्फ्लुएंस आपको अफगानिस्तान में देखने को भी मिलेगा। और यूएसएसआर जो है वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पर न एक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। कहाँ पर? आपके अफगानिस्तान में 1978-79 में एक प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जिनका नाम है नूर मोहम्मद तराकी। तो नूर मोहम्मद तराकी जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं अफगानिस्तान के, जो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब जब एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, जैसे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना। इन्होंने पहली आज़ादी के बाद पहला टीवी चैनल को लॉन्च किया था। इन्होंने अनफेयर लोन की जो प्रैक्टिस थी उसे ख़त्म किया था। जो ब्राइड होती थी जिन्हें बेचा जाता था उस प्रैक्टिस को ख़त्म किया था। और मौलवी और इस्लामिक की जो पावर्स थी, इस्लामिस्ट की जो पावर थी, उनको कंट्रोल कर लिया था। तो ये कुछ गुड और अच्छे रिफॉर्म्स जो थे वो नूर तराकी जी ने किए।
लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करें भारत की एक बहुत गंदी प्रथा जिसको हम सती प्रथा के नाम से भी जानते हैं, उसको वो ख़त्म करते हैं, तो जितने भी हिंदू प्रचारक हैं, हिंदू समर्थक हैं, उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। हालांकि राजा राम मोहन राय एक अच्छा काम कर रहे थे, वैसे ही नूर तराकी एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके काम। लेकिन जो इस्लामिस्ट हैं, जो कट्टरवादी हैं, जो इस्लाम धर्म को प्रचार करते हैं, वो सब इनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि आप इस तरीके से इस्लाम की विचारधाराओं के साथ नहीं खेल सकते। आप लड़कियों को किस तरीके से स्कूल भेज सकते हैं, आप मौलवी की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है, किसके बीच में? इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है कम्युनिस्ट को ही सपोर्ट यहाँ पर करेगा। अब जब कम्युनिस्ट को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान में पावर जो है वो बढ़ते जा रही है यूएसएसआर की, तो यहाँ पर कोल्ड वॉर तो चली रही थी। यूएसए सोच रहा है कि नहीं, हमको भी ऐसी किसी पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा, फंड देना पड़ेगा, वेपन्स देना पड़ेंगे, गन देनी पड़ेगी, जो कि रशिया के अगेंस्ट हो, यूएसएसआर के अगेंस्ट हो। इसलिए यूएसए सीन में आता है। तो यूएसए क्या करता है, जो इस्लामिस्ट होते हैं उनको फंडिंग देना शुरू कर देता है, उनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और इसी बीच में नूर मोहम्मद तराकी, जो कि प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनको मार दिया जाता है 1979 में इस सिविल वॉर में। साथ ही साथ अब यूएसएसआर की जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ते जाती है अफगानिस्तान में। तो एक और यहाँ पर संगठन है मुजाउद्दीन, आपने सुना होगा हिजबुल मुजाउद्दीन के बारे में आपने सुना होगा। तो अमेरिका इसको भी फंड देना शुरू करता है। तो अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है? तो अमेरिका हिजबुल मुजाउद्दीन और इस्लामिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, उनको फंड दे रहा है। ऐसा बोला जाता है लगभग 2 से 3 ट्रिलियन जो वेपन्स है, उतना हथियार इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, मिसाइल्स वगैरह दी गई थी। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी बुक को पब्लिश करवाया गया था यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा, जो इस्लामिक विचारधाराओं को प्रमोट करती हैं, इस्लामिस्ट को प्रमोट करती हैं कम्युनिस्ट के खिलाफ, क्योंकि कम्युनिस्ट को सपोर्ट तो यूएसएसआर कर रहा था। तो इस पूरी जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसमें एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान किस तरीके से एक सैंडविच की तरह बनकर रह गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर सिविल वॉर कंप्लीट होती है, ठीक है, सोवियत यूनियन यहाँ पे इंटरवेंट करती है और इस्लामिस्ट को कंट्रोल करती है। तो सोवियत यूनियन के द्वारा जो फोर्स जो है वो कहाँ पर? अफगानिस्तान में भेज दी जाती है। मतलब हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेरिका के पहले, यूएसए की फोर्स के पहले यूएसएसआर की फोर्स जो थी वो अफगानिस्तान में रखी गई थी। तो सोवियत यूनियन अपनी फोर्स को इस्लामिस्ट को कंट्रोल करने के लिए भेज देती है और अपना नया प्रेसिडेंट चुन लेती है। आप देख सकते हैं बबरार करमल को जो है नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है अफगानिस्तान का। ठीक है, अब लेकिन इससे क्या इस्लामिस्ट शांत हो जाएंगे? इससे क्या यूएसए शांत हो जाएगा? क्या रशिया की पावर को बढ़ने दिया जाएगा? नहीं। तो देखिएगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अब जो है वो इस्लामिस्ट को और मुजाहिदीन को क्या है, सपोर्ट करने लगी, फंड देने लगी। अगर मैं बात करूं MI6 के बारे में, तो MI6 एक ब्रिटिशर्स की सीक्रेट एजेंसी है। अगर मैं ISI की बात करूं तो ये पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंसी है। और CIA की बात करूँ तो ये अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी है। इन तीनों एजेंसी ने, इनफैक्ट अमेरिका ने तो एक ऑपरेशन भी चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन। तो इन तीनों एजेंसीज ने मिलकर जो है वो मुजाहिदीन को और जो है वो फंड देना शुरू किया, जिसने इस्लामिस्ट को यहाँ पे सपोर्ट दिया और कम्युनिस्ट मतलब रशिया की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश इन तीनों देशों ने की। अब ये मुजाहिदीन कौन थे? मुजाहिदीन कुछ भी नहीं थे, ये गोरिल्ला टैक्टिक्स, गोरिल्ला वॉर में माहिर थे। अफगानिस्तान की जो पहाड़ियां हैं वहां पर छुप के ये हमला किया करते थे, वहां पर छुप के ये लड़ाइयाँ किए करते थे। वो थे यहाँ पे मुजाहिदीन, जिनको यहाँ पे सपोर्ट किया गया, फंड मिला गया। तो जो अफगानिस्तान की हालत थी वो धीरे धीरे खराब होते जा रही थी, हिंसा बढ़ते जा रही थी। इसलिए पीस को बनाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में, पीस को बनाने के लिए यहाँ पर एक पाकिस्तान में ट्रिटी होती जिसको जेनेवा अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है 1988 में। ये इसके जो गारंटियर होते हैं वो यूएसए और यूएसएसआर होते हैं। कहाँ पर हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है। गारंटियर कौन है? यूएसए है और यूएसएसआर है। यहाँ पर यूएसए कहता है अगर यूएसएसआर अपनी आर्मी को विथड्रॉ कर लेता है, अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से अलग कर लेता है, तो मैं मतलब यूएसए जो फंड दे रहा है इस्लामिस्ट को, जो वेपन सप्लाई कर रहा है, वो हम बंद कर देंगे। ऐसा इस अकॉर्ड में कहा जाता है। ठीक है ना। इस अकॉर्ड कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। किसके भी यहाँ पे गारंटियर कौन है? यूएसए है और यूएसएसआर है। यूएसए कह रहा है कि अगर यूएसएसआर अपनी आर्मी को विथड्रॉ कर लेता है तो मैं वेपन्स सप्लाई करना बंद कर दूंगा।
तो रशिया सोचता है कि अब रशियन रिवॉल्यूशन तो चल रहा है, रशिया ऑलरेडी अपने, और रशिया का जो हिस्सा यूएसएसआर, उसके अलग अलग कंट्री वैसे ही सेपरेट हो रहे हैं और ऊपर से एक आर्मी डिप्लॉय अफगानिस्तान में। तो रशिया डिसाइड करता है ओके फाइन, हम अपनी आर्मी को विथड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ से, अफगानिस्तान से, और आप जो है वो हथियारों की सप्लाई करना बंद कर दो। तो बिल्कुल जो सोवियत अफगान वॉर यहाँ पे खत्म होती है और 1789 में जो रशिया या यूएसएसआर है वो अपनी आर्मी को विथड्रॉ कर लेता है, कहाँ से, अफगानिस्तान से। तो आप देख सकते हैं द सोवियत अफगान वॉर जो है वो 1799 से चल रही थी और 1789 में खत्म हो जाती है। तो रशिया ने तो अपनी आर्मी को विथड्रॉ कर लिया, लेकिन क्या अमेरिका ने फंड देना बंद किया? आंसर है नो। अमेरिका स्टिल कंटिन्यू जो है वो मुजाहिदीन को और इस्लामिस्ट को प्रमोट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, उनको फंड दे रहा था, उनको वेपन सप्लाई कर ही रहा था। ठीक है, इसलिए 1990 में जो अफगानिस्तान होता है उसका नाम रखा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा, अब जब यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसका मतलब है कि क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा तभी तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई जाएगी। तो 1919 में जब यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान से चली जाती है तो इसका नाम रख दिया जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। और यहाँ पर बात होती है कि अब हम यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, लेकिन जो इस्लामिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कैसा है, खतरे में है, इसलिए हम इन इलेक्शन को बायकॉट कर देते हैं। और बायकॉट करने के बाद जो है वो दंगे करना शुरू कर देते हैं। कौन? मुजाहिदीन के लोग। तो 1992 में जो मुजाहिदीन है वो सिविल वॉर जीत जाता है और कम्युनिस्ट जो होते हैं वो सिविल वॉर को हार जाते हैं। और सिविल वॉर को हारने के बाद यहाँ पे जो उस समय प्रेसिडेंट बनाए गए थे, कौन? बुरहानुद्दीन रब्बानी को भी हटा दिया जाता है और कुछ समय बाद तालिबानों के द्वारा इनको मार भी दिया जाता है काबुल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब मुजाहिदीन आ चुके हैं, सिविल वॉर जीत चुके हैं, अब तालिबान आता है और तालिबान जो है वो मुजाहिदीन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, रिमूव करता है और पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता है 1996 में। मतलब तालिबान कब से आ रहा है? 1996 में आ रहा है। ये तालिबान होता क्या है? अगर मैं तालिबानों के बारे में बात करूं तो पश्तो लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। तो 50 लोगों के ग्रुप ने मिलकर इस तालिबान संगठन की शुरुआत की थी और इन तालिबानों को ट्रेनिंग करने का काम है वो पाकिस्तान के मदरसे में दिया गया था। मतलब पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि तालिबानों को ट्रेनिंग कहाँ दी गई है, पाकिस्तान के मदरसेस में दी गई। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब ये लोग बहुत ही कट्टरवादी थे, मुस्लिम धर्म के, बहुत इस्लाम धर्म के प्रचारक थे, बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी थे। और इसके जो फाउंडर हैं वो थे मुल्ला मोहम्मद ओमर। हालांकि मोहम्मद ओमर जो है वो 2013 में जो है इलनेस के कारण, एक बीमारी के कारण ये मारे गए थे। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि अफगानिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री बनाना, उस पर रूल करना, लीडरशिप करना। तो 1996 में तालिबान यहाँ पर अस्तित्व में आता है। मुजाहिदीन को हटाकर पूरी की पूरी पावर जो है वो तालिबान अपने हाथों में ले लेता है। तो अब कंट्रोल किसका है? तालिबान का। और तालिबान काबुल को कैप्चर, पहली बार तालिबान ने काबुल को कैप्चर नहीं किया। अगर आप 1996 में हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तब भी काबुल को कैप्चर कर लिया गया था तालिबानों के द्वारा। और जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था उसका नाम चेंज कर दिया जाता है और अब बनता है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो ये नया नाम रख दिया जाता है अफगानिस्तान का, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। और अब कंट्रोल किसका है? तालिबानों का है। और जैसे तालिबान आते हैं तो पहले थोड़े बहुत वेलफेयर के काम करते हैं, लेकिन फिर उनकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे सामने आती है। उनकी जो कट्टरवादी विचारधारा है, जो कंजर्वेटिव नेचर है वो सामने आता है और इतनी सारी चीज़ों को वो लोग अफगानिस्तान में बैन कर देते हैं, जैसे कि सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, फोटोग्राफी, चेस, फुटबॉल, इंटरनेट भी, जिसके बिना तो काम नहीं होता, इंटरनेट, एनजीओ, जितने भी यूएन के ऑफिसेज हैं, फॉरेनर्स, क्लीन शेव रखना अलाउ नहीं है। अगर 10 साल से ऊपर एज की लड़की है तो उसको एजुकेशन अलाउ नहीं है, स्कूल जाना अलाउ नहीं है। और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हिंदुओं को तो सेग्रीगेट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग बैचेस देके उनको सेपरेट कर दिया गया, काफ़ी सारे लोगों को मारा भी गया। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि मुस्लिम्स को इस तरीके से दाढ़ी रखना ज़रूरी है और महिलाओं को इस तरीके से बुर्का पहनना ज़रूरी है। ये बातें कही गई तालिबान के द्वारा। मतलब एक तरीके से जो फ्रीडम टू स्पीच, जो भी राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उन सभी को यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल कर लिया गया तालिबानों के द्वारा जब इन लोग आए काबुल में। इतना हो रहा था, लेकिन क्या इतना काफ़ी था? लेकिन देखिए अब होता क्या है। होता ये है कि 2001 में एक अटैक हो जाता है जिसको हम 1911 के नाम से जानते हैं। कहाँ पर होता है? यूएसए में। क्योंकि ये जो टेररिस्ट अटैक है वो अलकायदा के द्वारा किया जाता है।
किसके द्वारा किया जाता है ये टेररिस्ट अटैक? अलकायदा के द्वारा जो है वो अमेरिका में, यूएसए में 1911 का एक अटैक किया जाता है 2011 में, जिससे पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक सब लोग डर जाते हैं कि बताओ अमेरिका जैसा देश, उस पर इस तरीके का इतना बड़ा जो है वो अटैक कर दिया गया अलकायदा के द्वारा। अलकायदा क्या है? तो अलकायदा जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और जिसके हेड कौन थे उस समय? ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन न्यूज़ में आ जाते हैं, तो सऊदी अरेबिया के टेररिस्ट हैं, अलकायदा संगठन है, और इनका नाम कौन है? ओसामा बिन लादेन। ये 2001 में अमेरिका में अटैक करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम के लिए खतरा पैदा कर रहा है यूएसए, इसलिए हमने अटैक कर दिया, ऐसा अपना ओसामा बिन लादेन का कहना था। इसके बाद तालिबान जो है ओसामा बिन लादेन को शेल्टर देता है। ये बात अमेरिका को कतई पसंद नहीं आती है कि एक तो इन्होंने अमेरिका में हमला किया, उसके बाद आप इनको क्या कर रहे हो? शेल्टर दे रहे हो। तो इसलिए अमेरिका अब एक्शन में आ जाता है, अमेरिका एयर स्ट्राइक करता है, बॉम्बिंग करता है। बहुत अब ऑब्वियसली बात है, जब किसी के तालिबान का जैसे अड्डा है उसको आपने फाइंड आउट किया एयर स्ट्राइक में और उस पर आपने बॉम्बार्डिंग की, मिसाइल्स गिराई, एयर स्ट्राइक की, तो थोड़ा बहुत सिविलियंस पे मारे जाते हैं, ये तो बहुत सही बात है। तो थोड़े बहुत सिविलियंस पे मारे गए। तो देख सकते हैं आप अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई, तालिबान के जो भी अड्डे थे अफगानिस्तान में उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ ही साथ एयर स्ट्राइक में जो पाकिस्तान में तालिबान के अड्डे थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया बाय द अमेरिका, ठीक है ना। और अमेरिका ने अपनी जो आर्मी थी, अपनी आर्मी कहाँ पर डिप्लॉय कर दी? अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर दिया। मतलब 2001 से आप बोल सकते हैं कि यूएसए की जो आर्मी है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, जिसको अब विथड्रॉ किया जा रहा है, जिसको बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ 2004 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया बाय द अफगानिस्तान, और इस बम्बार्डिंग में, इस एयर स्ट्राइक में जो है वो ओसामा बिन लादेन 2011 में मारा गया, ठीक है। तो ओसामा बिन लादेन तो मर गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो ईगो फुलफिल करना था या फिर जो भी बदला लेना था अमेरिका को, वो बदला तो इन लोगों ने ले लिया। अब मेंटेन एंड पीस बनाने के लिए यहाँ पे आर्मी डिप्लॉय की गई और अमेरिका के द्वारा कहा गया कि हम तालिबान पे नज़र रखेंगे। हम क्या करेंगे? तालिबान पे नज़र रखेंगे, इसलिए यहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन 2020 में मैंने आपको बताया कि दोहा में जो कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, वहाँ पर इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम अपनी आर्मी को अब विड्रॉ करना चाहते हैं अगर तालिबान अलकायदा का साथ छोड़ देता है। और इसी पॉलिसी को जो बाइडेन ने भी कंटिन्यू किया और 31 अगस्त को डिक्लेयर किया गया कि हम 31 अगस्त तक अपनी आर्मी को विथड्रॉ कर लेंगे। लेकिन उसके पहले ही ये सारी घटनाएं हो गई और जैसे ही अफगानिस्तान में, काबुल में तालिबानों ने कब्जा किया, तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, जिनका नाम था अशरफ गनी। अशरफ गनी जो है उन्होंने कंट्री को लीव कर दिया, कंट्री छोड़कर चले गए। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट कहते हैं कि कंट्री छोड़कर ये कहाँ पर गए? ताजिकिस्तान गए। और जैसे ही ताजिकिस्तान पहुंचे तो ताजिकिस्तान कोई भी पंगा तालिबान से नहीं लेना चाहता था। ताजिकिस्तान ने इनको शरण देने से मना कर दिया। ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ताजिकिस्तान ये पहुंचे थे। ताजिकिस्तान जो है वो तालिबान से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था, तो इन्होंने, ताजिकिस्तान ने अशरफ गानी को शेल्टर देने से मना कर दिया। और फिर न्यूज़ रिपोर्ट से पता चलता है कि ये शायद उज्बेकिस्तान चले गए हैं। अब क्या सच है ये तो नहीं पता कि ये कहाँ पर है। तो प्रश्न ये बनता है कि अब अफगानिस्तान पे कंट्रोल कौन करेगा? तो अफगानिस्तान पे अब कंट्रोल कौन करेगा? तो पहले एक नाम आ रहा था तालिबान के, अब्दुल बरादर का नाम आ रहा था कि हो सकता है कि अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट ये होंगे। लेकिन इन लोगों ने 16 अगस्त को अपने नए प्रेसिडेंट की घोषणा कर दी है और नए प्रेसिडेंट बनने की संभावना बताई जा रही है हिबातुल्लाह अखुंजादा। देखिएगा, अगर यहाँ पे तालिबान की बात करें तो मुल्ला उमर इसके फाउंडर थे जो कि 2013 में मारे गए थे। फिर मुल्ला मंसूर थे, 2016 में मारे गए थे। इसके बाद ये जो बच रहे थे, ये जो इनका जो सरिया कानून है उसके चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ये मौलवी हिबातुल्लाह अखुंजादा। इनको जो है वो नया प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है अफगानिस्तान का, ऐसी घोषणा तालिबानों के द्वारा की गई है, ठीक है। अब ये सारी बातें तो देख लें, अब भारत का स्टैंड क्या है? तो ये है हमारा प्यारा भारत, आप देख सकते हैं। अब भारत देखिएगा, अब अमेरिका के हार का एक रीज़न क्या था? अमेरिका एयर स्ट्राइक में बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, साइबर अटैक में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फेस टू फेस 1-to-1 वॉर होती है, वहाँ पर अफगानिस्तान जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जो एरिया है वो पूरा माउंटेनियर एरिया है। यहाँ की जो तालिबानी है या जो भी आतंकवादी संगठन है वो ट्रेन है गौरिल्ला फाइटिंग में या फिर माउंटेन पे फाइट करने में। तो एक ये रीज़न भी बताया जाता है कि इसलिए यहाँ पर उतनी सक्सेसफुल यूएस की आर्मी नहीं रही।
लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और फिर भारत की बाउंड्री यहाँ पर शेयर होती है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के द्वारा ही तालिबानों को ट्रेन किया गया है, तो ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है कि आतंकवादी जो एक्टिविटी है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो भारत में बढ़ सकती है। लेकिन भारत की अगर बाउंड्री की बात करें तो भारत भी जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है और यहाँ की भी जो सेना है वो वन वॉर में माहिर है। और भारत की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। साथ ही साथ एक और खतरा जो इंडिया के सामने है कि इंडिया की जो अशरफ घनी थे, एक डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे और जो भारत है वो उस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। तो बहुत बड़ा लगभग $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत का किया गया है अफगानिस्तान में। अब ये देखना है कि तालिबान के साथ कैसे रिलेशन होते हैं, क्या हम इन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें अभी देखने का मुद्दा है। साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1500 लोग इंडियंस जो हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और हमारा एयर इंडिया के जो क्राफ्ट है वो स्टैंड बाय पे रखे हैं कि जैसे ही हमको एयर स्पेस फ्री मिले, काबुल जाने की परमिशन मिले, क्योंकि काबुल का जो एयरफोर्स है उसको कैप्चर कर लिया गया है बाय द तालिबानी। तो हमारे कुछ इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय पे रखे हैं, जैसे ही हमको एयर स्पेस फ्री मिलता है हम जाएंगे अफगानिस्तान और अपने इंडियंस को वापस लेकर आएंगे। ये कंडीशन कुछ भारत के सामने है। अच्छा, बाकी जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, उनका क्या रवैया है ज़रा वो देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बहुत अच्छा रवैया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा रवैया है, काफ़ी खुश हैं। चलो, अब यहाँ पे अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूँ तो मुस्लिम दो सेट में बटे हुए होते हैं, एक सिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। और सिया और सुन्नी के बीच में भी हमेशा आप लोग देखेंगे कि इन फाइट देखने को मिलती है। अब अफ़गानिस्तान जो है वो सुन्नी है, पाकिस्तान जो है वो सुन्नी है, सऊदी अरेबिया सुन्नी है, यूएई सुन्नी है, तुर्की या टर्की की बात करें सुन्नी है। लेकिन ये बेचारा सैंडविच ईरान, ये सिया को बिलोंग करता है। ये किसका है? सिया को बिलोंग करता है। यहाँ पे सिया मेजॉरिटी वाले मुस्लिम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, अब ईरान तो ऑब्वियसली बात है अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिया है, यहाँ पे सुन्नी है। और फिर 1998 में जब ईरान और अफ़गानिस्तान का वॉर होता है तब भी उस समय ईरान के कुछ लोगों को मारा जाता है। तो ईरान तो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है, पाकिस्तान सपोर्ट में है। अब बात कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल सपोर्ट में है, कांग्रेचुलेशन भेज दिया गया है तालिबान को कि आप लोग गवर्नमेंट बनाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान एकदम सपोर्ट में है। अगर हम बात करें ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बारे में, तो जैसे कि मैंने कहा कि अशरफ गानी पहले ताजिकिस्तान गए, उन्होंने मना कर दिया, फिर उज्बेकिस्तान गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तालिबान से पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन इन दोनों ने मिलकर अलायंस बना ली है। इन्होंने कहा है कि अगर तालिबान हम पे हमला करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है तो हम दोनों साथ में मिलकर इस सारी कंडीशन को क्या करेंगे, फेस करेंगे, ऐसा ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का कहना है। अगर हम पूरे इस्लामिक में बात करें तो सबसे बड़ा जो देश माना जाता है वो सऊदी अरेबिया माना जाता है। सऊदी अरेबिया भी सुन्नी को सपोर्ट करता है, लेकिन सऊदी अरेबिया से अभी कोई भी स्टेटमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं या तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी चुप्पी के दो रीज़न है। पहला रीज़न समझते हैं, पहला रीज़न है ईरान। अब ये देख रहा है कि चलो ठीक है, इनको सरकार बना दे तो ये लोग पूरे सुन्नी हो गए, हम भी यहाँ पे सुन्नी है, हम बाद में ईरान को देख लेंगे, पहला स्टैंड। दूसरा स्टैंड, अब आर्मी को विड्रॉ करना, जो बाइडेन के द्वारा आर्मी को विड्रॉ करना और पूरी पावर तालिबान के हाथ में जाना, मतलब कहीं ना कहीं ये प्लान था। ऐसा सोचा जा रहा है कहीं ना कहीं ये प्लान था यूएसए का, मतलब यूएसए भी इस बात को सपोर्ट कर रही है। इस तरीके से सऊदी अरेबिया सोच रहा है, और सऊदी अरेबिया जो है वो यूएसए के अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहेगा। तो बिल्कुल वो शांत है, क्योंकि वो इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है वो डरते हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो नहीं डरते। अफगानिस्तान के पास क्या था? ना मिनरल है, ना कोई रिसोर्सेज है, ना क्रूड ऑयल के कुएं हैं, कुछ भी नहीं है, खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन सऊदी अरेबिया के पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसका नाम है क्रूड ऑयल, और जिसका बहुत बड़ा इम्पोर्टर कौन है? इंडिया है। जैसे कि अमेरिका ने कहा था भारत को कि आप ईरान के साथ तेल नहीं लेंगे, तो अमेरिका ने लेना बंद कर दिया। अगर कल को अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ तेल नहीं लेंगे, तो इससे तो सऊदी अरेबिया को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए वो अभी शांत है। उसकी तरफ से कोई भी यहाँ पर आंसर नहीं आया है। अगर यहाँ पे छोटा सा और इस्लामिक कंट्री बात करें कतर, तो कतर जो है आप देखेंगे कतर में ही तो, दोहा में ही तो इन तालिबानों का ऑफिस है। शरण दे के रखिए तो ऑब्वियसली बात है ये लोग सपोर्ट में होंगे। अगर तुर्की की बात करें, अब तुर्की जो है उन्होंने तालिबान को मैसेज किया, तालिबान को बोला कि आपका जो काबुल एयरपोर्ट है उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं। तालिबान ने बोला देखो
एकदम शांत रहो, हमको आपकी आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब तुर्की ने तालिबान के साथ रिलेशन बनाने की शुरुआत की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है। तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, तो बिल्कुल यहाँ पे तालिबान जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तुर्की पे। तो ये सभी देशों के यहाँ पर स्टैंड है जो आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो सारी घटना हुई, जो सारी इंसिडेंट अभी काबुल में, अफगानिस्तान में हुए, उसके कुछ दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले, जो तालिबान के हेड हैं वो कहाँ पर गए थे? तालिबान के हेड गए थे कहाँ पर? चाइना में। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी यहाँ पर वो मिलकर आए हैं, और उसके बाद 15 दिनों में ये सारी एक्टिविटी हो गई है। अब किसका हाथ है? चाइना का हाथ है? यूएसए का हाथ है? रशिया का क्या स्टैंड है? अब वो सारी चीज़ें अभी कुछ दिनों में आपके सामने आएंगी कि गवर्नमेंट कैसी होगी। जो सत्ता हस्तांतरण है, जो पावर का ट्रांसफ़र है, वो चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि अफ़गानिस्तान और वहाँ की जनता, वहाँ के सिविलियन काफ़ी परेशान हैं, और बाकी सारे देश अभी शांत बैठे हुए हैं। यूएन की बात करें तो यूएन की अभी कुछ महीने की जो पावर है वो किसके पास है? इंडिया के पास है। इसलिए जो जयशंकर है वो यूएन की अभी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, और फिर उसमें टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कंक्लूड निकालने की कोशिश की जाएगी। चलिए, जो भी होता है हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई थिंक आपको ये पूरा मुद्दा जो है वो समझ में आया होगा कि कहाँ से ये सारा संगठन बना, कहाँ से शुरुआत हुई। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।